हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एमपी बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक एक करके इनका सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6 क्वेश्चन हमारा व्हाट इज एसिड। क्वेश्चन से कह रहा है कि एसिड क्या होती है। तो जब अगर रेन का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। अब ये होती क्यों? ये होती है जब ऑक्साइड्स, किसका ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के, जो फ्यूल बर्न करने से प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं, रेन के साथ मिल जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, एसिड फॉर्म कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। और ये एसिड रेन किसको हार्म करती है, प्लांट्स को हार्म करती है, एक्वेटिक लाइफ को हार्म करती है और बिल्डिंग्स को भी हार्म करती है। व्हेन द पीएच ऑफ वाटर फेल्स बिलो 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्विंग इन रेन टू फॉर्म एसिड्स। इट हार्म्स प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ एंड बिल्डिंग्स। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो किसी एक सॉल्ट के वन फार्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन 5 वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, कितने मॉलिक्यूल कंटेन करता है, वो कहता है आपके 5 वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं ब्लू विट्रल। पर अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट कर देते हैं, हीट कर देते हैं तो क्या होगा, इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, वो एवापोरेट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉपर सल्फेट और 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आपके एवापोरेट हो जाएंगे। ये किस कलर का है, ये होता है आपका व्हाइट कलर का। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। पर उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये किस कलर होगा, ब्लू कलर का। इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रल। ये क्वेश्चन जो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हमें ब्लीचिंग पाउडर के 2 यूज बताने। पहले ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, हम इसके यूजेस लिखने। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूज होते हैं कि हम कॉटन, लिनन और वुड को ब्लीच करने में इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ऑक्सीजन का करते हैं एडिशन, ठीक है, ऑक्सीजन का करते हैं एडिशन और हाइड्रोजन का करते हैं रिमूवल। हाइड्रोजन का क्या करते हैं, रिमूवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 यूज ऑफ बेकिंग सोडा। मतलब बेकिंग सोडा के 2 यूजेस करने हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे। तो बेकिंग सोडा का हम बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम एंटासिड की तरह भी यूज करते हैं। ये करता है, जो एसिडिटी होती है उसको कम कर देता है, सेकेंड यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम बेकिंग सोडा क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सोनरूस। मतलब सोनरूस क्या होता है? तो ऐसे मेटल जब उनको स्टक करते हैं किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से तो वो एक रिंगिंग साउंड देते हैं। कैसी साउंड देते हैं, रिंगिंग साउंड देते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनरूस। ठीक है, मेटल दैट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद हार्ड ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी सोनरूस। दिस इज व्हाई मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग बेल्स एंड वायर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सोनरूस मेटल का एग्जांपल क्या है, कॉपर है एक आपका, और क्या है, एक आयरन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं जो एसिड्स और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं और सॉल्ट और वाटर बनाती हैं। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती हैं और बनाती हैं सॉल्ट और वाटर। ऐसी ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल है आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और
जिंक ऑक्साइड। ध्यान को उसको ध्यान से याद करिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? अ कंपाउंड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल एटम टू अ नॉन मेटल एटम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। हम उसको एग्जांपल ही समझते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम में क्लोराइड में आपके दो एटम किसका, एक तो है आपका सोडियम और क्या है एक क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 11 और क्लोरीन का कितना होता है 70। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281 और क्लोरीन का होगा आपका 287। मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक और इसके में 7। तो बना दे 7 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको तो एक देना है तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक लेना है फिर इसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और सोडियम हमारा क्या होता है? एक सोडियम हमारा क्या है एक मेटल है और क्लोरीन क्या है एक हमारा नॉन मेटल। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है तो सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड कोटिंग? तो आयरन या स्टील आर्टिकल्स पर जिंक की एक थिन लेयर को डिपॉजिट कर देना उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइज्ड कोटिंग। The process of depositing a thin layer of zinc on iron or steel articles to protect them from rusting is called galvanization. The zinc layer is the galvanized coating. अगर जिंक की करेंगे तो उसको कहेंगे galvanized coating. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? राइट इट्स टू एग्जांपल्स की प्लांट हार्मोन्स क्या होता है। तो प्लांट हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है आपके ऑक्सिन और जिबरेलिन। और भी एग्जांपल होते हैं वो है साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? राइट इट्स टू एग्जांपल। ठीक है, तो एक सडन ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स इन अगेंस्ट ऑफ अ स्टिमुलस। मतलब एक स्टिमुलस से हमारे से क्या है एक सडन और एक ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आए। जैसे अगर एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, एक मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट कर लो या आप एक अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं तो एक सडन रिस्पॉन्स आता है। वो रिस्पॉन्स हमारा कौन सा होता है? वो हमारा होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, एक सडन ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। विड्रॉइंग द हैंड ऑन टचिंग इट्स हॉट ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम अचानक से अपना हाथ क्या कर लेते हैं विड्रॉ कर लेते हैं। वो कैसा एक्शन है हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, और सेकंड है ब्लिंकिंग ऑफ द आइज। ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज मतलब ब्लिंकिंग ऑफ आइज भी क्या है एक रिफ्लेक्स एक्शन है। और नी जर्क भी क्या है एक रिफ्लेक्स एक्शन। जब भी हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं हम क्या होता है फिर नीक जर्क लगता है, वापस आती है। ये भी हमारा क्या है एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। ठीक है, क्या है ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। तो नर्व सेल को दूसरा नाम क्या होता है? नर्व सेल को हम और क्या कहते हैं? नर्व सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं इसको? न्यूरॉन कहते हैं। तो ये एक नर्व सेल का डायग्राम है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं आपके डेंड्राइट्स क्या करते हैं? वो डिटेक्ट करते हैं और रिसीव करते हैं सिग्नल। क्या करते हैं? डिटेक्ट और रिसीव करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, फिर इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर होता है आपके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को कवर कर रहा होता है निसिल ग्रैन्युल्स में। ठीक है, निसिल ग्रैन्युल्स। उसके बाद आती है आपकी एक्सोन। एक्सोन का एक लॉन्ग सिंगल सिलेंडर टेल लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको कवर करा होता है माइलिन शीथ ने। माइलिन शीथ का एक प्रोटेक्टिव शीथ है। माइलिन शीथ ने क्या कर रखा होता है उसको कवर कर रखा होता है माइलिन शीथ। ठीक है, अब ये माइलिन शीथ है जो एक्सोन पे है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में होती है। और जहाँ पे वो डिसकंटिन्यू होती है वहाँ पे एक नोड बनती है जिसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। और माइलिन शीथ में कुछ सेल होता है जिनको हम क्या कहते हैं? श्वान सेल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? श्वान सेल्स। और लास्ट में आता है आपके एक्सोन टर्मिनल। यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल और सिनेप्टिक नोड। अब एक्सोन टर्मिनल किससे जुड़ेंगे? वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से। किससे जुड़ेंगे? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज जियोट्रोपिस। ठीक है, व्हाट इज जियोट्रोपिस इन प्लांट। तो जियोट्रोपिस में क्या होता है? ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। प्लांट पार्ट का ग्रोथ होना किसके रिस्पॉन्स में? ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होना, उसको हम क्या कहते हैं? जियोट्रोपिस। ठीक है, जैसे रूट है,
ग्रो करती है टुवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रूट क्या करती है, ग्रो करती है। तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। रूट ऐसी तो करती है, रूट ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी तो करती है, और जो शूट ग्रो होती है वो अगेंस्ट होती है ग्रेविटी के, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, क्या कहते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो रूट तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक में एग्जांपल है, और शूट का ग्रो होना नेगेटिव जियोट्रॉपिक में एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। मतलब मेल और फीमेल पेरेंट्स का इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन प्रोजेनी में कैसे एंश्योर होता है। कभी बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स कंट्रीब्यूट एन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थ्रू देयर जर्म सेल और गैमेट्स व्हिच आर हैप्लॉइड। तो मेल और फीमेल लेते हैं, दोनों कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होता है 2n2n। ठीक है, दोनों के पास 22 ऑटोसोम होते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं जो आपके सोमैटिक सेल होते हैं, 22 ऑटोसोम। और ये क्या होता है, और ये क्या होता है, एक होता है आपके जर्म सेल प्लस जर्म सेल, एक पेयर का होता है जर्म सेल होता है एक्स वाई। ठीक है, ऐसे इसमें होता है 22 प्लस एक्स एक्स। तो जब मियोसिस होता है, मतलब जर्म सेल किससे बनते हैं, वो मियोसिस से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो 2n है वो n जाता है, 2n क्या होता है, n जाता है, और इसमें भी 2n क्या होता है, n जाता है। फिर इसमें एक्स वाई, मेल में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई होता है। ठीक है, तो जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, 2n बन जाता है। फिर से क्या होता है, डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज वापस से आ जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं व्हेन द मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। ऐसे मेल गैमेट लेते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, और ये हमारा एक्स है, ये हमारा फीमेल गैमेट है। द ऑप्शन गेट्स सेट ऑफ अ क्रोमोसोम, वन एलील ऑफ ईच जीन फ्रॉम ईच पेरेंट एंश्योरिंग इक्वल जेनेटिक ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्स लेंगे, एक्सएस होगा तो गर्ल होगी, और एक्स वाई होगा तो आपका मेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेंडल लॉ ऑफ सेपरेशन विद इट्स रेट डायग्राम। ठीक है, हमें लॉ ऑफ सेपरेशन बताना है मेंडल का, तो लॉ ऑफ सेपरेशन को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है जैसे हमारे पास एक कैरेक्टर के दो एलील होते हैं, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो गैमेट होता है वो हमेशा सिर्फ एक एलील रिसीव करता है, और जो वो एलील है वो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वापस में क्या होता है, रीयूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पेरेंट्स लेते हैं कुछ, एक है हमारे पास टॉल, एक है डार्क। दोनों टॉल का हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, और डार्क को हम स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। तो इनके जब गैमेट बनेंगे तो एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी, और दोनों जब जो टॉल वाला है जब फिर गैमेट बनेंगे तो दोनों कैसे होंगे, कैपिटल टी वाले होंगे, और जो डार्क वाले है उसके दोनों कैसे होंगे, स्मॉल टी वाले होंगे। तो F1 जो जनरेशन आएगी जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो F1 जनरेशन कैसी आएगी, एक के पास होगा कैपिटल टी, एक के पास होगा स्मॉल टी। तो ये कैसी आएगी, टॉल जनरेशन आएगी, क्योंकि कैपिटल टी है वो क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जब इनके सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, तो हमें एक रेशियो मिलता है, इसको हम कहते हैं 3:1। 3:1 कैसे मिला, क्योंकि हमारे पास 3 तो टॉल है और एक क्या है, डार्क है। दिस इज सीन इन द F2 जनरेशन एज 3:1, 3:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, राइट इट SI यूनिट। तो मुझे पूछा है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो लेंस की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो किसी बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स कर पाता है, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और ये फोकल लेंथ की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस होती है आपकी फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट लीजिए आपकी डेप्चर क्या होती है, डेप्चर जिसे हम कैपिटल डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ लिखने। ठीक है, फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा। जैसे अगर हम एक सरफेस लेते हैं और इस पर हम इंसिडेंट रे पास करते हैं, तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, ये हमारी कौन सी रे, ये हमारी है इंसिडेंट रे, और ये हमारी कौन सी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें जो एंगल बनेगा उसका हमें एंगल आई, और ये होगा एंगल आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड जो है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द नॉर्मल। ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है ये हमारा नॉर्मल है, ऑल लाई ऑन द
सेम प्लेन, ऑल लाइन द सेम प्लेन। ये क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट। क्वेश्चन से कह रहा है कि कितना वर्क डन लगेगा जब हम एक 2 कूलम के चार्ज को उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, 12 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्यू कितना दे रखा है, लेकिन इसको रख कर देते हैं। क्यू दे रखा है हमें 2 कूलम, ठीक है, और वी कितना दे रखा है 12 वोल्ट। हमें डब्ल्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, पर v हमें दे रखा है, क्यू हमें देखा, हम डब्ल्यू निकालना है। तो वैल्यू रख लेते हैं पहले, v की कितनी है 12 है, डब्ल्यू हमें निकालना है, क्यू की कितनी है रखिए 2। तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा w इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपकी दे रखी है 12 इंटू क्यू की दे रखी है 2। तो फॉर्मूला बनेगा, तो आंसर आएगा आपको 24 जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट। इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द बल्ब, देन व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। जब पावर पूछा है बल्ब की, तो हमारे पास वी दे रखा है 220 और आई दे रखा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, हमसे पी पूछ रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन में बहुत ईजी है, सीधा फॉर्मूला आएंगे हम। एक सेकंड, दोबारा लिख लेते हैं इसको। वी दे रखा है हमें 220 वोल्ट, आई दे रखा है 0.5 एम्पियर, और पी हमें निकालना है। पी हमें क्या करना है, पी हमें फाइंड करना है। एक सेकंड, पी हमें निकालना है। तो पी का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। वी की वैल्यू कितनी रखी है 220 और आई कितनी रखी है 0.5। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 110 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। तो 110 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट तब होता है जब एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एकदम जीरो हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो करने लगता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका, राइट नेम ऑफ द डिवाइस दैट प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने वाला इक्विपमेंट क्या होता है, तो वो होता है आपका फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एमआरआई, इन विच फील्ड इट इज यूज्ड। तो एमआरआई क्या होता है, तो एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसका यूज करता है मेडिकल फील्ड में टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यू की। अब ऑर्गन और टिश्यू की इमेज हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें डायग्नोसिस के लिए इसकी हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट वन यूज ऑफ इट। तो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताना है। रूल क्या है कि स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ फोर फिंगर shows the magnetic field and middle finger shows the current and then the thumb shows the direction of force on the conductor। क्वेश्चन से कह रहा है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की हम स्ट्रेच करते हैं थंब को, फोर फिंगर को, ये हमारी फोर फिंगर है, ये हमारी मिडल फिंगर, ठीक है। अगर हम अपने थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो हमारा जो फोर फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन देगी, वो डायरेक्शन देगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, और जो आपकी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन देगी आपकी करंट की, और जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, इसके यूजेस क्या है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और रोटेशन इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलेनोइड, राइट वन यूज। सोलेनोइड क्या होता है, उसका एक यूज हमें बताया है। तो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की क्या होती है, मैनी इंसुलेटेड सर्कुलर टर्न्स होते हैं। ठीक है, बॉन्डेड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। अब इसमें क्या करता है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसका बिहेवियर एक बार मैग्नेट के समान होता है। ठीक है, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दैट ऑफ अ बार मैग्नेट
और इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वही होती हैं जब मतलब अगर उसमें करंट देते हैं तो मैग्नेटिक वेव करती हैं, और इसी कारण हम उसको ऑफ कर देते हैं तो वो एक नॉर्मल चीज बन जाती है। ठीक है, 17 क्वेश्चन हमारे पास, राइट टू मेन यूजेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन के दो मेन कॉजेज हमें बताने हैं। तो फर्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या है एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? तो CFC वही होती है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रेस में यूज करी जाती हैं। ये क्या करती हैं? ओजोन लेयर को क्या करती हैं? डिप्लीट करती हैं। सेकेंड है रिलीज ऑफ अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स सच एज हेलोन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के हेलोन्स और ऑक्साइड भी क्या करते हैं? ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, और यही दो मेन कॉजेज है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, राइट एनी टू एग्जांपल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसको हम जो हमारी डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल डिकम्पोजर प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसका एग्जांपल है प्लास्टिक। प्लास्टिक कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। सेकंड है DDT। DDT भी क्या है? DDT होता है आपका डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो वो भी क्या एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एग्जांपल है। ऑल्सो ग्लास और मेटल्स भी क्या है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एग्जांपल होते हैं। अब इस वीडियो में हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।